नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्टूडेंट्स। सुप्रीम इंटेलेक्ट की हमारी मेंबरशिप सीरीज में सेशन 36 आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक पे, द मंगोल एम्पायर। किस प्रकार मंगोलों ने पूरे यूरेशिया को बदल के रख दिया। आप देख रहे हैं संदीप पानुधने सैंडी यूट्यूब चैनल और यह है हमारी मेंबरशिप सीरीज लेवल 4 सुप्रीम इंटेलेक्ट। पिलर 1 पावर एंड हिस्ट्री में आज का 8वां सप्ताह शुरू हो चुका है। मंगोल एम्पायर ने पूरे यूरेशिया को 13वीं और 14वीं सदियों में ऐसा बदला कि आज तक उसके फुटप्रिंट सब तरफ साफ दिखाई दे और दुनिया को पूरी तरह से नई राह पे चलने को विवश ही कर दिया। मंडे हम कवर करते हैं पावर एंड हिस्ट्री, ट्यूसडे आइडियाज एंड फिलोसफी, वेंसडे साइंस एंड टेक, थर्सडे लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस एंड फ्राइडे बुक रिव्यू। तो हमारा 8वां सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो अभी ले लीजिए। ये वीडियो हम इंटरनेट पे सबके लिए फ्री रिलीज करेंगे। शुरू करते हैं। मंगोल साम्राज्य पे कुछ भी पढ़ने से पहले उन्होंने इस साम्राज्य को कहां तक फैलाया और उनके धार्मिक या आध्यात्मिक या प्रकृति को लेके विचार क्या थे वो समझना पहले जरूरी है। तो ये है मंगोल एम्पायर का एक वृहद हेलीकॉप्टर पर्सपेक्टिव। एकदम ऊपर आप चले जाएं 40,000 फुट और ऊपर से देखें कि क्या हुआ था तो आपको यह दिखाई देगा। दोस्तों, जब हम मंगोल एम्पायर की बात करते हैं तो ये 12वीं सदी के एकदम अंत से और मेनली 13th एंड 14th सेंचुरी की कहानी रहा और उसके बाद इनका पतन भी उतना ही तेजी से हुआ। तेमुजिन को पूरा क्रेडिट जाता है। जिस तरह तेमुजिन, जो बाद में चंगेज खान बना, खानों का खान चंगेज खान, उन्होंने ही जो मंगोलिया के पूरे स्टेप्स, घास के मैदानों में छितरे पड़े ट्राइब्स थे, सबको एकजुट कर दिया और सबने उनको स्वीकार किया। हालांकि बहुत कंपटीशन रही और बड़ा खूनी एक प्रोसेस ये रहा, लेकिन वो सबको एक करने में सफल हो गए। अलायंसेस किए, युद्ध लड़े, लीडरशिप दिखाई और सबको एक कर दिया। सारे मंगोलों को एक किए बगैर, ज्यादातर मंगोलों को एक किए बगैर उतनी बड़ी सेना और इस तरह का यूनिफाइड विजन कि हम दुनिया जीत लेंगे, ये बन ही नहीं सकता था। तो इसलिए क्रेडिट तो पूरा इसी व्यक्ति को जाएगा। अब ये जो एम्पायर तेमुजिन ने बनाया, जो चंगेज खान बना, खानों का खान, उसमें लॉयल्टी सबसे पहले थी, सदाए मौत थी अदरवाइज। मोबिलिटी, सैकड़ों किलोमीटर एक दिन में घोड़ों के साथ हर सैनिक को चलते चले जाना है, सारा खेल यही था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डेसिमल सिस्टम उसमें लगाया, पूरा साइंटिफिक व्यवस्था बनाई और बहुत अलग तरीके से गठित किया और स्टेप के ट्रेडिशंस को आगे लेके चले। स्टेप यानी घास के मैदान। इस प्रकार से इसमें और सब बहुत सारी बारीकियां हैं, मैं आपको कम समय में गागर में सागर भर के दूंगा। ये सारे चंगेज खान के 1206 से 21 सालों के कैंपेन थे, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। सब तरफ इन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाने का प्रयास किया और उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स मोटे तौर पर सेम रहती थी और वो उन्होंने अपने बच्चों को पास ऑन की। उसमें वेस्टर्न शिया कैंपेन हो गए, जिन वॉर हो गया और ख्वारिज़मियन कैंपेन जो है वो इतिहास में दर्ज हो गया, जिसमें ख्वारिज़मियन अपनी अकड़ और गुस्से की वजह से पूरा का पूरा तबाह हो गया, जिनके साथ इन्होंने दोस्ती का हाथ 2 बार बढ़ाया था। अब वो तो अपने आप में इतिहास है, मिथ और लेजेंड बन चुके हैं वो तो। चंगेज खान के 4 बेटे और 4 डायनेस्टिक ब्रांचेस यहां से निकलती हैं। जोची, जहां से जोचिड लाइन गोल्डन होर्ड की निकलती है, जोचिड उलुस। चगताई, जिससे चगताई खानेत निकलता है। ओगेदाई, जो बाद में ग्रेट खान ओगेदाई द लाइन निकलती है। और तोलुई, जिससे आगे फिर मोंके कुबलई खान, जो बहुत बड़ा नाम बना, आगे चाइना फतह किया, उलेगू और आरिकपोके। अपने चारों बेटों के साथ एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करने में ये सफल हुए। हालांकि उसके बाद जो अगली पीढ़ियां आई वो इतना संभाल नहीं पाई और पैक्स मंगोलिका को इन्होंने स्थापित कर दिया। पैक्स शब्द जब भी यूज हुआ इतिहास में, पैक्स रोमाना में यूज हुआ, पैक्स मंगोलिका में यूज हुआ, पैक्स सिनिका में यूज हुआ, आज पैक्स अमेरिकाना दुनिया में चल रहा है। बेसिकली किसी एक प्रभुत्व वाली शक्ति के नीचे सबका सरेंडर हो जाना कि चलो कम से कम शांति तो रहेगी, तो पैक्स उस यूज होता है। मंगोल रूल ने बहुत लंबी दूरी तक ट्रेड, डिप्लोमेसी और ट्रैवल को फैसिलिटेट किया।
लेकिन 1260 के बाद अलग अलग खानेत में इनका विभाजन हुआ। कुछ तो प्लान था और कुछ अनप्लान था। गोल्डन होड अलग हो गया, चगताई खानेत, इल खानेत, युआन डायनेस्टी जो थी वो ग्रेट खानेत बनी, जैसा मैंने कहा, और वो चाइना पे अपना अमिट प्रभाव छोड़ गई। तो चाइना पूरी तरह मंगोलों के कब्जों में आ गया था, लेकिन उसके बाद वो भी समाप्त हो गया और वो ट्रेडिशन भी आगे चलते रहे। सब कुछ हार्मोनियसली सिनर्जी में आगे चलता चला जा रहा है। तो जो युआन डायनेस्टी थी 1271 में कुबलई खान ने ही पूरी की पूरी प्रोनाउंस की थी, बनाया था। और जो आज का पीकिंग बेजिंग है, जो उस वक्त दादू, वो कैपिटल 1272 में बना। ये इसका इतिहास है। तो दोस्तों, इतना महान साम्राज्य मंगोलों ने स्थापित किया जो आज की वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में कहीं है ही नहीं। तो समय के साथ सबका पतन होना निश्चित है। लेकिन इनका धर्म क्या था? किस चीज ने इनको एक मेंटल ताकत दी होगी? ये दरअसल तेंगरी को मानते थे। तेंगरी यानी द स्काई फादर। तो ये आकाश को अपना पिता मानते थे, द सुप्रीम डेटी, कि आकाश से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। तो टेंगरी एंड द स्काई फादर से इनका सारा काम होता है। याद रखिएगा, मंगोल मुसलमान नहीं थे, इस्लाम नहीं मानते थे। हालांकि बाद में जैसे जैसे ये इस्लाम की तरफ बढ़े तो इनमें से कई फिर बाद में मुसलमान भी हो गए थे। और इससे जुड़े बहुत सारे स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स की और प्रकृति की पूजा करना, ये इनका मेन काम होता था। यहां मैंने टेंगरी धर्म की इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ एक कंपैरिजन यहां पे बता दिया है। केवल एक ही स्काई फादर होते हैं तेंगरी, अल्लाह द वन एंड ओनली क्रिएटर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। और जिसमें हम ये जानते हैं कि आपको यही पढ़ना पड़ता है कि भाई, आई बिलीव एंड आई बेयर टेस्टिमनी दैट देयर इज ओनली वन गॉड एंड विच इज अल्लाह एंड नन अदर। क्रिश्चियनिटी में फादर, सन और होली स्पिरिट का कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों, ये एनिमिस्टिक और सेक्रेड नेचर को सिम्बायोटिक रूप से पूजा करने वाले लोग थे। इसी तरह के सारे अंतर मैंने यहां आपको यहां पर बता दिए हैं। इस्लामिक विश्व के ऊपर जब जब बड़े संकट आए, उनमें अगर सबसे बड़ा संकट कभी था तो वो था मंगोल, जिन्होंने लगभग इस्लाम को समाप्त कर दिया था। और कुछ कुछ हिस्से बचे हुए थे जिन्होंने फिर वापस रिक्लेम किया और फिर मंगोल खुद ही समाप्त हो गए। लेकिन इस्लामिक धर्म और उनके पूरी साम्राज्य को सबसे बड़ी चोट मंगोलों ने ही दी है इतिहास में। मंगोलों के अधीन यूरेशिया एक कनेक्टेड सिस्टम बन गया। मंगोलों को कई बार सिर्फ खूनी दरिंदे कॉन्क्वेस्ट करने वाले देखा जाता है। लेकिन कोई कितना भी खूनी दरिंदा क्यों ना हो, अगर उसके पास बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की और लीडरशिप की कुछ मानवतावादी स्किल्स नहीं होंगी तो वो 10-20 साल भी अपना एम्पायर चला नहीं पाएगा। जो ये पूरा घास के मैदान थे, स्टेप्स, डेजर्ट, सिटीज और कैरेमा रूट्स, एक नेटवर्क में तब्दील कर दिया इन लोगों ने। आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा है यूरेशिया का पूरा लैंड मास। चीन हो, मध्य एशिया हो, पर्शिया, फारस हो, रूस हो, पार्ट्स ऑफ यूरोप हो, सबको एक जोन ऑफ मूवमेंट में ले आया। उस वक्त तो रूस के सारे प्रिंसेस को भी हरा दिया था। इनकी ताकत थी तेजी से चलना, बेहद चतुराई से युद्ध लड़ना, बेहद कड़ा अनुशासन, डर सामने वाले के मन में पैदा करना और जहां जहां संभव हो नेगोशिएटेड कोऑपरेशन कर लेना। आज हम एआई के युग में आ गए हैं। हमें एआई में भी इसकी छाया कहीं ना कहीं दिखती है कि यदि कंपनियां या सरकारें नेटवर्क्स ऑफ नॉलेज, मूवमेंट एंड ट्रस्ट को सही ढंग से ऑर्गेनाइज करेंगी तो एक नई सिविलाइजेशन को शेप दिया जा सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इतना बड़ा एम्पायर इतने कम समय में बना पाना, ये किसी उस वक्त के लोगों को चमत्कार से कम तो नहीं लगा होगा। लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया। और स्टेप्स के मैदानों से निकले हुए ये लोग, जिन्हें कोई ज्यादा ताकतवर मानता ही नहीं था क्योंकि बटे हुए थे, सैकड़ों कबीले में बटे थे, तो चंगेज खान यानी गेंगिस खान यानी ओरिजिनली तेमुजिन की ताकत रही कि उसने सबको एक कर दिया। बहुत कठिन काम था, लेकिन एक हो गए तो उसके बाद उनकी सेना की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई। किसी के लिए भी लड़ पाना उनसे कम से कम 100 साल असंभव था। बाद में तो तरीके ढूंढ लिए लोगों ने और कई बार इनकी पराजय भी हुई और यूरोप के लोगों ने बहुत बढ़िया किले बना के इनको हराने का गुर अंततः सीख ही लिया। अब इस पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, पीएचडी की रिसर्च है, उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे उस वक्त के बड़े यूरेशिया के कौन कौन से क्षेत्र थे जब इन्होंने चंगेज खान बन के पूरा का पूरा कंट्रोल लिया। तो ग्रेट मंगोल स्टेट हुआ,
कारा खिताई हुआ वेस्टर्न लायो डायनेस्टी। ख्वारेज़मियन एम्पायर बहुत ताकतवर था, लगभग 150 साल चला और उसके बाद पूरा जला के राख हो गया क्योंकि मंगोलों से 2 बार पंगे ले लिए थे। वेस्टर्न शिया हुआ, जिन डायनेस्टी हुआ, और ये चीन के सदर्न सॉन्ग और किंगडम ऑफ कोशो, इन सबको हरा दिया मंगोलों ने फाइनली। तो ये कुछ बड़े लैंड मासेस यहां आपको दिख रहे हैं। हमें कैसे पता कि मंगोल थे और मंगोलों ने ये इतना सारा सब कर दिया? आखिर इतिहास में चीजें पता कैसे चलती हैं? दस्तावेजों से पता चलती हैं, सिक्कों से पता चलती हैं, मूर्तियों से पता चलती हैं, बिल्डिंग से पता चलती हैं, कागजों से पता चलती हैं, व्यापारिक रिश्तों से पता चलती है, बेरियल साइट से पता चलती है, दंत कथाओं से, लोक कथाओं से पता चलती है, गानों से पता चलती है। बहुत सारे सबूत होते हैं। इतिहास की धूल सदियों में सब कुछ मिटाने की ताकत रखती है, लेकिन अगर कुछ ठोस ढंग से बनाया गया है तो वो सरवाइव कर ही जाता है, जैसे अशोक के शिलालेख सरवाइव कर गए भारत में 2000 साल तक। हिस्ट्री सर्वाइव्स थ्रू ऑल दीज, जो मैंने अभी गिन के बताया आपको सारे। हम मंगोलों को जानते हैं क्योंकि पर्शियन रिकॉर्ड्स हो, चाइनीज हो, रशियन हो, यूरोपियन हो, आर्मेनियन हो, जिन जिन ने इनके हाथों मार खाई, मौत का तांडव देखा, उन्होंने अपने अपने तरीके से बातों को रखा और वो सारे पीसेस जुड़ के हमारे सामने आ जाते हैं। पर्शियन क्रॉनिकल्स हो, चाइनीज हिस्ट्रीज हो, रशियन क्रॉनिकल्स हो, यूरोपियन अकाउंट्स हो, आर्मेनियन अकाउंट्स हो, लेटर्स एंड सील्स, कॉइन्स, एडमिन रिकॉर्ड्स हो, खुदाई में मिलने वाली चीजें हो, सारी एक बड़ी यूनिफॉर्म स्टोरी की तरफ इशारा तो करती हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारे सीक्रेट हिस्ट्रीज होती हैं जो लिखी तो जाती हैं, पब्लिक में दी नहीं जाती हैं। जैसे एक बहुत मजे की बात बताता हूं, रोमन एम्पायर एक सेक्सुअली बड़ा परमिसिव एम्पायर हुआ करता था, तो वहां बहुत ज्यादा लिबरल नॉर्म्स थे सेक्स को लेकर, वो सब कागजों में, पेंटिंग्स में कैप्चर भी हुए थे। उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी आई और जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैली, तो 8वीं 9वीं 10वीं सदी में जब वाइकिंग्स ने हमला किया था, उस वक्त तक क्रिश्चियनिटी इतनी कंजर्वेटिव हो गई थी कि जो रोमन एम्पायर के समय की पेंटिंग्स, तस्वीरें और वो बनी हुई थी जिसमें वो सब परमिसिवनेस कैप्चर्ड थी, वो सब छुपा दी गई थी ताले में, बिकॉज इट वॉज स्कैंडलस कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। इट वॉज एब्सोल्युटली स्कैंडलस टू द न्यू क्रिश्चियनडम। तो इतिहास में ऐसा ही होता है, समय बदलता है, वैल्यूज बदल जाती हैं। जो चीजें पूरी परमिसिवली एक्सेप्टेबल थी, वो सारी बाद में ऑलमोस्ट क्रिमिनल हो जाती हैं। कोर्ट क्रॉनिकल्स, ट्रैवल राइटिंग्स, कॉइन्स, लेटर्स और मैप्स में हमें बताया जाता है कि कैसे ज्योग्राफी ही पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बन गई। स्टेप के बड़े बड़े कॉरिडोर्स, घास के बड़े मैदानों से निकले ये लोग, जिन्होंने कभी कोई परमानेंट रेसिडेंस जैसी चीज देखी नहीं थी, उनके लिए किले वगैरह तो बिल्कुल नई चीजें होती थी। माउंटेन पासेस हो, यानी बड़े बड़े पहाड़ी दर्रे जिससे निकल के जाना पड़ता है, रेगिस्तान बड़े बड़े बीच में, तो यहीं पर टकलामाकन डेजर्ट भी आता है, और ट्रेड सिटीज, इन्होंने सब पर कब्जा कर लिया और लंबे समय तक बना के रखा। सबको नहीं मारते थे, जो 1% एलीट होते थे जिनमें दिमाग होता था कि कैसे चलाई जाती हैं चीजें, उनको ये जिंदा रख के चेन में बांध के अपने साथ ले जाते थे और काम पे लगा देते थे। बाद में वो गुलाम नहीं माने जाते थे, लेकिन सबको नहीं मारा करते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर सबको ही मार दिया तो फिर काम करेगा कौन और दिमाग किसके पास है वो सब करने का? ये तो वॉरियर्स थे। तो इस प्रकार से हमें मंगोलों के बारे में पता चलता है। किसी भी अच्छे इतिहासकार के लिए, जो सीरियस हिस्टोरियंस होते हैं, जो पॉप हिस्ट्री वगैरह से परे जाके हिस्ट्री को करियर बनाते हैं, कभी भी डर को ना तो एग्जैजरेट करना चाहिए और ना ही पावर को बड़े रोमांटिक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो जिए थे उनके लिए डेली रूटीन बहुत अलग रहता था। उसमें कहीं कोई रोमांस ऐसा नहीं होता था कि हम क्या कर रहे हैं देखो। पावर ही मोबिलिटी और इंफॉर्मेशन बन गया। उनका घोड़ा, उनका रिले का सिस्टम और उनका मैसेज, इन चीजों ने इनके एम्पायर को पॉसिबल बनाया। सबसे पहली बात थी कि कैवलरी, यानी इनकी घुड़सवार फौज भयानक डिसिप्लिन थी। इसके बिना तो ये कुछ कर ही नहीं पाते। इतने डिस्टेंसेस कवर करना था तो कोई इन्फेंट्री से थोड़ी होने वाला था ये काम, मेनली कैवलरी से होने वाला था। इनका आर्मी का सिस्टम डेसिमल आर्मी सिस्टम था। 10 लोगों का बेसिक क्लोज यूनिट होता था। एक से गलती हुई तो सबको सदाए मौत मिलेगी। 10 ऐसे मिलके 100 का एक बनता था, 10 वैसे मिलके 1000 का एक बनता था, और 10 वैसे मिलके ट्यूमेन बनता था 10,000 का। और हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट थी, कमांड फ्लेक्सिबल होता था। जो बंदा सही परफॉर्म करे उसको प्रमोशन मिल जाता था। उसमें कुछ भी बाय बर्थ नहीं होता था। आपने अगर किया है परफॉर्म तो आप आगे बढ़ सकते थे।
यम रिले नेटवर्क इनका जो था, उसमें ये सैकड़ों किलोमीटर तक आदेश को, एनवॉइस को, गुड्स और इंटेलिजेंस को पूरा पार करके ले जाते थे। आप समझ रहे हैं? इसके बिना ये कैसे चलाते? इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, सैटेलाइट तो नहीं थे ना। तो जो रिले सिस्टम था उसमें डेज राइड अपार्ट पे सारा खेल चलता था, और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इन्होंने इसको 200 सालों तक तो चला ही लिया। इनकी कुछ कैपेसिटीज बहुत स्पेशलाइज थी, सीज के इंजीनियर्स होते थे। ये क्या करते थे, किसी भी शहर पे धावा बोलते थे तो सीज डाल देते थे। हर राजा यही करता था कि उसको तड़पा दो, पानी खत्म हो जाएगा एक दिन, खाना खत्म हो जाएगा एक दिन, चारों तरफ से ना अंदर आ सकते हैं ना बाहर, तो सरेंडर ही करेगा, नहीं करेगा तो भूख से ही मर जाएगा। इसको कहते हैं सीज वॉरफेयर। कॉन्स्टेंटिनोपल को भी ऑटोमन्स ने ऐसे ही जीता था अंत में। ट्रांसलेटर्स बहुत जरूरी थे क्योंकि इतनी सारी भाषाएं। स्काउट्स और इंटेलिजेंस 2400 घंटे खुफिया जानकारी लाते रहते थे, और लोकल शहरों को लोकल लोग ही चलाएंगे, ये अपना दिमाग उसमें नहीं लगाते थे। तो ये एक सिस्टम्स थिंकिंग होती है। कई लोग जब इनको देखते हैं तो वो ये पूरा जो खेल इनका था कि किस प्रकार से अरबान, जागोन, मिंगान, ट्यूमेन, ये पूरा एक सिस्टम बना रखा था, इनको बस सिर्फ इतना आता था, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन मैंने कहा ना, जो भी रॉयल डायनेस्टी या किंग या पहला एम्परर एक पूरा एम्पायर खड़ा करता है, उसकी एक सिस्टम्स थिंकिंग होती ही होती है। अगर सिस्टम्स थिंकिंग ना हो, एम्पायर बनने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि राजा के मरते ही सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद किसी को पता ही नहीं होगा करना क्या है। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो प्यारे दोस्तों, आज का सेशन थोड़ा सा हमारा नियत समय से ज्यादा होगा। आई होप यू आर विथ मी। नॉर्मली 15 मिनट का हर सेशन होता है। मंगोल्स की सारी ताकत डिसिप्लिन, कैवलरी और स्टेप ट्रेनिंग पर टिकी हुई थी, और सैकड़ों किलोमीटर फटाफट फटाफट कवर करना, ये थी इनकी ताकत। सामने वाला इससे भिड़ नहीं पाता था। डेसिमल आर्मी सिस्टम, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहां बता दिया, इसने इन्हें बहुत डिसिप्लिन में बांधा था, और सब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार थे। यम रिले नेटवर्क इनकी ताकत थी, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क होते नहीं थे। तो ये पावर को एक सिस्टम्स थिंकिंग इन्होंने बनाया। हमेशा सोचा मूवमेंट कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, लॉजिस्टिक्स का क्या होगा, और सामने वाले को साइकोलॉजिकली इतना तोड़ दो कि वो सिर्फ अगर ये सुन ले कि मंगोल आ रहे हैं तो वो वहीं सरेंडर करने की सोचने लगे। और लिटरली ऐसा दशकों तक हुआ। फाइनली इसके तोड़ निकाल लिए लोगों ने, लेकिन जब तक इनका डर रहा तो वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट से ही जीत जाया करते थे। उसके अलावा इनका जो मंगोल शॉर्ट बो हुआ करता था और कॉम्बैट इक्विपमेंट हुए करते थे, ये तो अपने आप में पूरी पीएचडी की थीसिस होती है। इन्होंने नई नई चीजें इस तरह से इन्वेंट की। और फूड और लॉजिस्टिक्स, वन मैन मल्टीपल हॉर्सेस, हॉर्सेस को लगातार रोटेट करते रहते थे, और अलग अलग तरीके से मीट का इंतजाम और डेली न्यूट्रिशियस मिल्क का इंतजाम ये लोग किया करते थे। हर सिपाही अपना खाना साथ लेके चलता था। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिससे फर्क पड़ता है। उस वक्त का समाज बदल गया। रूट्स और सिटीज के इंटीग्रेशन पूरे यूरेशिया का हो गया, जो उसके पहले इतना इंटीग्रेटेड नहीं था। इसमें वायलेंस था, फियर था, लेकिन व्यापार और व्यवसाय भी था। तो इन्होंने इतने बड़े यूरेशिया को पूरा जोड़ दिया। इंडिया को ये कभी नहीं जीत पाए। उस वक्त जिनका यहां शासन था, दिल्ली सल्तनत, उन्होंने इनको कम से कम 2 बार तो बुरी तरह हरा के खदेड़ के भगा दिया। और ख्वारेज़मियन वाला जब सिंधु नदी पार करके यहां आया तो दिल्ली सल्तनत ने उसको मदद नहीं की, नहीं तो जरूर घुस जाते, और इसलिए बचा लिया उन्होंने, नहीं तो भारत में मंगोल घुस गए होते। अब तब भारत कैसा होता, क्या होता, वो एक अलग टॉपिक है। तो इन्होंने रूट्स ऑफ कनेक्शन बनाए, सिटीज एज मीटिंग पॉइंट बनता चला गया। हर कम्युनिटी को इन्होंने स्पेस दी। रिलीजियस कम्युनिटीज को उन्होंने तेंगरी धम में कन्वर्ट करने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। हालांकि इन्होंने अपने इन्वेजन्स में इस्लाम को लगभग समाप्त कर दिया था, लेकिन उनको पकड़ पकड़ के टेंगरी बना रहे हैं, ऐसी कोशिशों के ज्यादा रिकॉर्ड मिलते नहीं हैं। पैदा तो ये हिंसा से ही हुए थे, लेकिन उनको सिर्फ हिंसक मानना भी शायद सही नहीं होगा। तो इस तरह से मैसेकर्स लेजेंडरी रहे। अगर कोई राजा मना कर देता था, कोई सिटी मना कर देती थी, तो वहां का आखिरी जानवर तक मार दिया जाता था। इंसानों को तो छोड़ो, टॉप 1% को साथ ले जाते थे। फोर्स मूवमेंट होता था, जिनको भी साथ ले जाते थे, सैकड़ों किलोमीटर तक चेन में ये साथ में पैदल चलते थे। जो सरेंडर होते थे उनको हर साल टैक्स देना पड़ता था, ट्रिब्यूट। और पॉलिटिकल टेरर इनका बहुत भयानक था। इस तरह ये साम्राज्य बना।
साम्राज्य खून की दास्तानों से ही लिखे जाते हैं। कोई भी अगर आपको कभी ये ज्ञान दे कि साम्राज्य तो प्यार मोहब्बत से बन गए थे और ये तो बहुत ही अहिंसक राजा था जिसने अपना साम्राज्य बनाया, छोटा है बड़ा, तो वो ऐतिहासिक झूठ बोल रहा है। साम्राज्य न तो अहिंसा से और प्रेम से बनते हैं, ना तो अहिंसा प्रेम से चलाए जाते हैं। लेकिन बेवजह की हिंसा, माइंडलेस रबिश वायलेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राजा के मन में करुणा का भाव होना ही चाहिए, नहीं तो वो एम्पायर चलता नहीं है ज्यादा लंबा। इंडिया, यूरेशिया और मॉडर्न लेंस से अगर आप देखें तो आज के कॉरिडोर हमको तब की बात से समझ में आते हैं। प्यारे दोस्तों, मंगोल वर्ल्ड हमें यह बार बार याद दिलाता है कि पूरा एशिया, फिर वो सिल्क रोड का कॉरिडोर हो जिसपे मैंने सीरीज में अलग से एक पूरा विषय लिया था, या इनके बनाए हुए जोड़े हुए कॉरिडोर्स हों, दिल्ली सल्तनत पे भयानक मंगोलों का दबाव आता रहा, लेकिन डिफेंस से, डिप्लोमेसी से, एडेप्टेशन से इन्होंने मंगोलों को बाहर से ही लौटा दिया। कभी भी भारत में ये गहरे तक घुस ही नहीं पाए। ये जितने एंशिएंट कॉरिडोर्स थे, घोड़े, सिल्क, पेपर, मेटल, एनवॉय, फेथ, स्ट्रेटेजिक आइडिया, सब कुछ चलते रहे। घोड़ा भारत का नेटिव जानवर कभी नहीं रहा, इसलिए अरब क्षेत्र से आने वाले घोड़े भारत के राजाओं को हमेशा बड़े पसंद रहे। प्यारे दोस्तों, तब ये जो पुराने कॉरिडोर हॉर्सेस, सिल्क, पेपर, मेटल लेके जाते थे, मॉडर्न कॉरिडोर 21 सदी के क्या ले जा रहे हैं? एनर्जी, कंटेनर, चिप, फाइनेंस, डेटा, प्लेटफॉर्म, एआई सिस्टम। और आप जानते ही हैं, हॉर्मुज़ बंद होने से इन्हीं सारे मॉडर्न कॉरिडोर्स पे ही तो चोट पड़ी है। आज हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की सारी लड़ाइयां इंटरकनेक्टिविटी पे कंट्रोल करने की लड़ाइयां बन के रह गई हैं। ईरान की पूरी कोशिश है कि वो इस इंटरकनेक्टिविटी के केंद्र बिंदु में बैठा रहे, जैसा मैंने ग्लोबल अफेयर की सीरीज में कवर किया है। मजा आया? तो अंत में जाते जाते आप नेटवर्क बना तो सकते हैं, चलाने के लिए रूल्स चाहिए। नहीं तो इंटीग्रेशन का केवल एक मतलब होता है डोमिनेशन, और फिर लोग विद्रोह कर देते हैं। मंगोल एम्पायर ने हमें बताया कि आप अलग अलग कॉन्टिनेंट शेप लैंड मासेस को जोड़ सकते हो, और वो भी एक ही पीढ़ी में। बड़ा रेयर होता है। यह भी बताता है कि फियर कैन नॉट बी द फाइनल फाउंडेशन। हाँ, फियर से आप बहुत कुछ जीत सकते हो, उससे लंबे समय तक चलता नहीं है कुछ भी। वो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। भारत का डीपर सिविलाइजेशनल लेसन यह है कि सिर्फ कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं, वो तो करने की कोशिश चोलों ने भी की, दूसरों ने भी की, लेकिन कन्वर्सेशन विद द वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट। अगर एआई से इसको जोड़ें तो एआई से जो भी देश दूसरों पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, शायद वो सफल नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी, प्लूरलिटी, अकाउंटेबिलिटी और राइट्स ज्यादा जरूरी होंगे। दोस्तों, आज के हमारे प्रेजेंटेशन की डाउनलोड लिंक भी हमने दी है। यहां पर हमने एक और लेंस लगाया है पूरे के पूरे चंगेज एम्परर्स के ऊपर। आप इसको बारीकी से पढ़ सकते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यह सही समय है, लेवल 4 को ज्वाइन कर लीजिए। लेवल 4 सुप्रीम इंटेलेक्ट का वीडियो हमने पब्लिक के लिए आज फ्री रिलीज किया है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कम समय में ज्यादा बातें बतानी, नहीं तो फिर ये 2-4 घंटे का लेक्चर भी बन सकता था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।